नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन अकेडमिक्स में। आज हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स का हमारा पहला सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी। क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि थोड़े बहुत बेसिक्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, यही है क्रैश कोर्स। और ऐसे भी हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, 14 तारीख से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण क्या है वो बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला है कि प्रारूप का वर्णन करना है, जबकि दूसरा बोल रहा है कि महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुआ वन के विकास में, तो उसका कारण क्या है वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसके अंतर्गत केवल 93% भूमि ही उपयोग का मतलब डाटा उपलब्ध है। 7% का डाटा उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थल है, जैसे कि हिमालय का क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट के जंगली क्षेत्र, यहाँ पर डाटा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। पहला पॉइंट रहता है कि कुल भूमि का 51% क्षेत्र पर क्या किया जा रहा है? कृषि किया जाता है। लेकिन उसमें कुछ भूमि और है, जैसे कि प्रतिभूमि, अगर उसको जोड़ लिया जाए तो टोटल कितना हो जाता है? 54%। प्रतिभूमि उसे कहते हैं जो खेती करने योग्य है, लेकिन वर्तमान में उस पर खेती नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से अगला पॉइंट देखते हैं कि वनों के अंतर्गत भूमि का हिस्सा कितना है? 22%, यानी कि 22% भूमि पर वन है। ऐसे होने कितने चाहिए पारिस्थितिक संतुलन के लिए? कुल 33%, यानी कि वनों के अंतर्गत जो भूमि का हिस्सा है वह पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक हिस्सा से काफ़ी कम है। हमारे देश में 4% भूमि क्या है? चारागाह के रूप में। भारत की अगर पशुओं की संख्या देखी जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये चारागाह का अनुपात देखा जाए पशु की संख्या से तो वो भी क्या है? कम है, यानी कि पशुओं की संख्या ज़्यादा है और चारागाह की संख्या कम है। लगभग 6.2 भूमि बंजर है। बंजर भूमि मतलब कृषि के लिए अयोग्य, यानी कि उस पर खेती नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त शेष भूमि गैर कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना भूमि हो गया? 54 और 22 जोड़ लीजिए। फिर ये जो 6.2 है उसको जोड़ लेते हैं 6 मान करके, ये 4 का ये भी जोड़ लेते हैं। ये सारे टोटल जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हो गया हमारा भूमि उपयोग का प्रारूप, यानी 54% कृषि में, 22% वन में, 6% बंजर है, जबकि 4% वन पे लगा हुआ है। इसके अलावा जितना भी बचा हुआ है वो गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ है। गैर कृषि कार्य करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि क्या बना हुआ है? बस्तियाँ हैं, नगर है, नदी, तालाब, सड़कें, रेल मार्ग, मतलब जो भी हम बनाए हैं वो सब क्या है? गैर कृषि कार्य है, यानी कृषि को छोड़ के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब। तो अगला प्रश्न उसमें था, दूसरा प्रश्न, कि वनों के अंतर्गत वृद्धि न होने का कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि तक, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमें उसे संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, तो ये सब जो भी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो जंगलों को काट कर किया जा रहा है। वनों के अंधाधुंध कटाई हुई है, अपेक्षाकृत कम पेड़ लगाए गए, यानी कि हम नेगेटिव 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 ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव हम कम करें, यानी कि काट हम ज़्यादा रहें, लगा हम कम रहें, जिसके कारण नेट क्या रिजल्ट आएगा? नेट रिजल्ट आएगा नेगेटिव ही। उद्योग का विस्तार, खनन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, इन सब के लिए भी क्या किया जा रहा है? वनों को काटा जा रहा है। नगरों, बस्तियों, सड़कों और रेल मार्गों के विस्तार के कारण भी वनों को काटा जा रहा है। इन सब कारणों के कारण यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण की आवश्यकता क्यों होगी? जब उसकी कमी होगी, जब उसे खत्म किया जाएगा, तो हमें संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का निरंतर उपयोग होता जा रहा है। यदि उपभोग की गति यही रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं होंगे। जब संसाधन नहीं होंगे तो मानव सभ्यता का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि भूमि उत्पादन देना बंद कर दे, भूमि का उर्वरता शक्ति खत्म हो जाए, तो क्या होगा? जितने भी उस पर फसल लगाए जाएंगे उनमें से उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो हमें भोजन की कमी महसूस होने लगेगी और खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। मतलब संसाधनों संरक्षण इसलिए आवश्यक है, अनिवार्य है, करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो किन कारणों से देखते हैं। पहला कारण है कि मानववास के कारण बसे प्रदेशों में भूमि दुर्लभ हो गई है, कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर मकान बन रहे हैं, अतः आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए। यानी कि क्या कह रहा है कि मानव आवास के कारण कृषि के लिए जगह नहीं बच रहा है। कृषि क्षेत्र पे क्या किया जा रहा है? कृषि क्षेत्र को खत्म करके वहाँ पे मकान बन रहे हैं, उस पर गैर कृषि कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण खाद्य संकट एक समय पे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? योजनाबद्ध तरीके से भूमि का उपयोग करना होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भूमिगत जल निरंतर उपयोग से जल स्तर भी नीचा हो गया। भूमिगत जल क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो भूमि के नीचे जो जल रहता है वो भी क्या हो रहा है? कंटिन्यू यूज होने के कारण उसका जल स्तर नीचे होता जा रहा है। यानी कि जो जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये धरातल है, ठीक है, ये धरातल है,
धरातल के नीचे ये है अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, यहाँ तक है। लेकिन क्या हो रहा है, यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू यूज़ करने से निकल रहा पानी निकलने के कारण इसका जल स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कृषि के लिए पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा तो कृषि का फसल उगेगा ही नहीं, इसलिए भूमिगत जल संरक्षण की भी आवश्यकता हो गई है। अगला पॉइंट है वनों की निरंतर कटाई मतलब उसको काटा जा रहा है। जब काटा जाएगा तो क्या होगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगा। शुद्ध वायु नहीं मिलेगा तो यानी कि प्रदूषण बढ़ता जाएगा। यदि वनों का संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन खतरे में बढ़ जाएगा। प्रदूषण करने वाला यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त जितने भी अन्य गैस हैं उनकी मात्रा में कंटिन्यू वृद्धि, और खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके अलावा धूल प्रदूषण, ये सभी पेड़ पौधे सोखने का काम करते हैं, वो भी क्या होगा, सोखना कम हो जाएगा। जब सोखना कम हो जाएगा तो ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब वायुमंडल में मिलेगा, जो कि एक इंसान सांस लेते समय यूज़ करेगा। जब यूज़ करेगा तो उसको अन्य प्रकार की बीमारियाँ होंगी, और एक समय आएगा कि लोगों की संख्या कम होती जाएगी। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगला पॉइंट है खनिज संसाधनों, शक्ति संसाधनों के बिना कारखाने लगाना और शक्ति चलाना असंभव हो जाएगा। इसलिए खनिज संसाधनों का उपयोग भी सूझबूझ के साथ करना होगा। किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में खनिजों का ही उपयोग करते ज़्यादातर। तो अगर ये खनिज नहीं होगी तो क्या होगा, कोई उद्योग नहीं होगा। उद्योग नहीं होगा तो मानव के लिए जो जीवन इतना सरल हो चुका है वो धीरे धीरे फिर से मुश्किल हो जाएगी। यानी कि ये सारे कारणों के कारण मानव की सभ्यता खतरे में आ सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जलोढ़ मृदा और काली मृदा का संक्षेप में वर्णन करना, वितरण बताना, वितरण है ना, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो भारत देश में बहुत सारी मृदा मिलती है, जैसे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मिट्टी, है ना। तो हमें इसमें केवल बताना है जलोढ़ मृदा के बारे में और काली मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा देश के एक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये वितरण ही बताना मेनली हम लोग को। तो कहाँ मिलता है, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान और छत्तीसगढ़ के बेसिन में विशेष रूप से मिलती है। यह मृदा बहुत उर्वरक होने के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यह मृदा निरंतर चलने वाली नदियों द्वारा लाए गए माल मसाले जैसे कि रेत, गाद, मृतिका से बनी होती है। ऐसी मृदा सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि नदियों की घाटियों में मिलते हैं। यानी कि यह ऐसी नदी है जो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनता है। उत्तरी मैदान की जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। यह आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि खादर और बांगर किस तरह से अलग है और किस तरह की मिट्टी है। अगला देखते हैं इसमें काली मृदा। तो काली मृदा यह लावा फैलने से बनी हुई है। इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लावा के फैलने से, इसलिए इसका रंग काला होता है। काली मृदा कहाँ कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, काठियावाड़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इन सब क्षेत्रों में काली मृदा मिलती है। काली मृदा को रेगुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं। कहीं ये मृदा गहरी और कहीं कम गहराई में मिलती है। इसमें क्या होता है, काफ़ी उर्वरता होती है। कपास खेती के लिए ये विशेष फेमस है। तो इसमें ये जो काली मृदा ये सबसे ज़्यादा अनुकूल किस खेती के लिए है, तो कपास की खेती के लिए। इस मृदा में दालों आदि का उत्पादन भी अच्छा से होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर देखेंगे। तो खादर बांगर क्या है, जलोढ़ मृदा है। चलिए इसमें अंतर देखते हैं। खादर का बात करी जाए तो ये गंगा नदी के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। मतलब नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और ये कहाँ का बात कर रहे हैं, गंगा के मैदानों में जो पाई जाता है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा वगैरह नहीं, केवल गंगा के मैदान में। बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्रों में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। ये निरंतर जलोढ़ के जमने से यह निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। यानी कि ये जो खादर है ये बाढ़ के पानी से बनता है, जबकि ये यहाँ पर कई वर्षों पहले कभी बाढ़ आया होगा जिसके कारण यहाँ पर ये मृदा बना है। यानी कि नई बाढ़ के कारण खादर बनता है, जबकि पुरानी बाढ़ से बना हुआ बांगर है। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है क्योंकि कंटिन्यू बाढ़ आ रहा है तो खुद अपने साथ मिट्टी के साथ क्या ला रहा है, उर्वरता ला रहा है। ये क्या है, पुरानी बाढ़ मृदा है तो इस पर उपजाऊपन कम हो गया। ये बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली हर साल लगभग बाढ़ आते रहते हैं, जबकि ये बाढ़ के मैदान से ये क्या हो गया, अलग ऊंचा भूखंड है। यानी कि यह भी एक चबूतरा जैसा ऊंचा भूखंड बन गया जहाँ पे बाढ़ पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जैसे कि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक पहले पढ़े हैं, उसी तरह से मृदा का भी संरक्षण आवश्यक है। मृदा बहुमूल्य संसाधन है, हमारे भरण पोषण का यह सर्वप्रमुख साधन है। अगला पॉइंट है कि समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है और वनस्पति जगत पर प्राणी जगत निर्भर है। तो इस तरह से भी मृदा इंपॉर्टेंट है।
आज भारत के विभिन्न भागों में मृदा से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा हो गई, जिनसे उनकी उपजाऊ क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। जल, पवन, हिम प्रवाह के द्वारा मृदा के कट जाने से अथवा बह जाने से भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है। वर्तमान में देखा जाए तो मृदा और मानव जीवन में जो इंटर रिलेशनशिप है वो भोजन का है, और वो भोजन कहाँ से मिलता है? हमें मृदा से मिलता है। अब मृदा में कहाँ से आता है? तो ये उसके उपजाऊ क्षमता के कारण आता है। तो अगर ये सारे कारणों के कारण अगर मृदा का उपजाऊ क्षमता कम हो जाता है तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। जब हमें भोजन नहीं मिलेगा तो ये मृदा का अस्तित्व, मतलब मानव के अस्तित्व के लिए क्या है? एक बड़ा ही खतरा माना जाता है। लगातार एक ही फसल उगाने से भी मृदा में मौजूद कुछ विशेष तत्व समाप्त हो जाते हैं, जिससे मृदा का कम उपजाऊपन हो जाता है। मतलब मृदा का मुख्य रोल हमारे कृषि उत्पादन करने से ही है। अगर उसमें उपजाऊपन कम हो गया किसी भी कारण से तो वो मृदा का क्या कर रहा है? क्षरण कर रहा है। तो हमको उसको बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। और एक देख लेते हैं इसका कारण क्या है। तो रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करने से सिंचाई की अधिकता कालांतर में मृदा को बेकार कर देती है। यानी कि रासायनिकों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तब तो दिक्कत है, सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो दिक्कत है। अतः मृदा के विषय में गहन अध्ययन में विशेष देखरेख और सावधानी की आवश्यकता होती है। मृदा के संरक्षण के विभिन्न उपायों पर बल देना अति आवश्यक है। तो मृदा संरक्षण के लिए हमें इन सब चीज़ों को कम करना होगा और हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन कैसे रोके, इसके लिए हमें बताना है। तो पहाड़ी क्षेत्र कैसा है? तीव्र ढाल वाला होता है, यानी वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने से अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। यानी कि तीव्र ढाल पे अगर हम पेड़ों का लगा दें तो वहाँ का जो मृदा अपरदन है वो रुक सकता है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती, यहाँ पे भी खेती करके भी क्या कर सकते हैं? अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। अवनालिका अपरदन क्या है? एक तरह का अपरदन है जिसमें धीरे धीरे क्या होता है? एक नाली के आकार का क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं अवनालिका अपरदन। इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को भी समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक और बांध बनाए जा सकते हैं जिसके कारण जल प्रवाह को क्या होगा? रोक सकते हैं। जब जल प्रवाह रुकेगा तो मृदा का अपरदन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्षा अगर होती है, अगर यहाँ पे वर्षा होगी तो क्या होगी? तेज पानी के कारण ये तेजी से अपने साथ मृदा को ले जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बांध बना सकते हैं और उस जल को रोक सकते हैं। मिट्टी रोध बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी है, भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वहाँ हो रहे मिट्टी के अपरदन प्रसार को पहचान कर उसकी रोक के लिए उपयुक्त ढंग अपनाया जाए। यानी कि किस तरह से वहाँ पे मृदा का अपरदन हो रहा है वो जांच ले और उसको रोकने का उपाय करें। मृदा के अपरदन को रोकने का अन्य साधन भी है कि पशुओं द्वारा चराई विशेषकर पहाड़ी भागों में सीमा से अधिक ना हो। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कृषि से ज़्यादा क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? चराई के लिए जगह। अगर वहाँ पे ज़्यादा चराई कर दिया जाएगा तो ये क्या होगा? ये जो घास वास है ये सब हट जाएंगे। तो अगर पानी आएगा या फिर हवा आएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा? मोटी परत, मृदा की मोटी परत अपने साथ ले जाएगा, जिसके कारण वहाँ अपरदन बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि चराई जो कर रहे हैं वो एक सीमा से ज़्यादा ना हो। तो इन सबसे हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वन और वन जीव संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे क्या बताना है? एक संरक्षण का और उसके लिए जो सहयोगी रीति रिवाज है वो क्या क्या? जैसे कि मानव सदियों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति और इसके कृतियों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना और उनकी रक्षा करना का परंपरा है। भारतीय संस्कृति में वनों को महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अनेक जनजातियों वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। जनजातियाँ ज़्यादातर क्या है कि वनों को ही पवित्र मानती है और उसका पूजा करती है। वन ऋषि मुनियों को तपोभूमि भी रही है। वन जो है ऋषि मुनियों को तपोभूमि भी रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी वन को देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा का उल्लेख है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते आ रहे हैं और आदिकाल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। जैसे कि वो देखते हैं ना वट वृक्ष का जो पूजा होता है उसमें किसकी पूजा करते हैं? बरगद की करते हैं। और शनिवार को देखते हैं बहुत सारे पीपल पेड़ के नीचे दिए जलाए जाते हैं। तो हम उनकी पूजा तो कर ही रहे हैं। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग विशेष पेड़ों की पूजा करते आ रहे हैं। आदिकाल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा कर रहा है। तो मुंडा और संथाल किसकी पूजा करे? महुआ और कदम के पेड़ों की। बिहार और उड़ीसा की जनजाति विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखे होंगे आप बहुत सारे त्योहारों में, मतलब विवाहों में, कि इमली और आम की पेड़ की पूजा की जा रही है। हम में से बहुत लोग पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि को भी पवित्र मान के उनकी पूजा करते हैं। तो ये हमारे लिए कोई नया नहीं है कि वन और वन जीवों को रक्षा करना, हम पहले से करते आ रहे हैं। आगे देखते हैं।
भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनके संरक्षण किया जाता है। बहुत से मंदिरों के आपस बंदर और लंगूरों को लोग खिलाते पिलाते हैं और उन्हें मंदिर के भक्त में गिने जाते हैं। राजस्थान में एक जनजाति है बिश्नोई, जो कि खेजड़ी वृक्षों और काले हिरन की रक्षा करते हैं। उनके गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड दिखाई देना आम बात है, जो वहाँ के समुदाय के अभिन्न अंग हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। तो राजस्थान का है ये बिश्नोई, जो कि खेजड़ी और काले, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अन्य जानवर भी रहते हैं। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पे पूछता है क्यों जरूरत है, तो इसका आंसर देखते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तो ये पहली आवश्यकता है कि पारिस्थितिकी विविधता बनाए रखने के लिए इनके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साधनों में क्या क्या है, जल है, वायु है तथा मृदा है। तो ये सब का जो संरक्षण दिया जाता है वो वन ही देते ज़्यादातर। हमें शुद्ध जल की प्राप्ति वन के कारण होती है। हमें मतलब आप देखे होंगे कि जंगलों में, मतलब जहाँ ज़्यादा घना वन है वहीं पे ज़्यादातर वर्षा ज़्यादा होता है। वायु, वनों से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। मृदा अपरदन को रोकने में सबसे बड़ा हाथ इन वनों का ही है। विभिन्न जातियों प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति और वन जीवों की जीन्स विविधता को संरक्षित की जाती है। समुद्रों में मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन जीव संरक्षण में योगदान दिया। बहुत सारे अभी ये वन जीव और संरक्षण के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह से किया जाता है वो देख लेते हैं। राजस्थान में बड़े हैं, है ना, कि बिश्नोई जो समूह है उसने वहाँ के वनों और वहाँ के जानवरों को संरक्षित किया है। तो इसी तरह से राजस्थान में अनेक गांव हैं जिन्होंने वन और वन जीव के संरक्षण किया है। तो लोगों ने वन जीव का संरक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाघ रिजर्व में होने वाले खनन कार्य का डट कर विरोध किया और काफ़ी सफलता पाई। यानी कि सरिस्का, एक नंबर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सरिस्का बाघ रिजर्व है कहाँ, तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में। यहाँ पे क्या हुआ था कि खनन कार्य का स्टार्ट किया जा रहा था, जिसके कारण सरिस्का बाघ रिजर्व पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने क्या किया है, इसका विरोध किया और लास्ट अंत में ये खनन प्रोजेक्ट बंद ही हो गया। इसी प्रकार हिमालय के बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों को काटने और सभी प्रयत्नों को असफल बना दिया। चिपको आंदोलन में क्या होता था, लोग वृक्षों से चिपक करके वृक्ष को काटने से रोकते थे। तो ये भी एक फेमस आंदोलन है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव में लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित करके वहाँ अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वे वन्य जीव को बचाते हैं। यानी कि अलवर एक जिला है जहाँ पे 5 गाँव ने मिलकर के भैरव देव डाक सेंचुरी बनाई है और वहाँ पे लोग ही नियम बनाते हैं और लोगों के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि वहाँ शिकार करना मना है और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर भी क्या कहते हैं, नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा हमारे देश के लोग सदियों से प्रकृति के पुजारी रहे हैं। पहले प्रश्न में देखे थे, मतलब इससे पहले जो प्रश्न हुआ था उसमें हम देखे थे कि हमारे लोग प्रकृति की पूजा शुरू से ही करते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अनेक वनों को देवी देवताओं को कहकर पुकारा है और उन्हें बाहरी छेड़छाड़ से बचाए रखा है। आज भी भारत के अनेक समुदाय जो पीपल और वट वृक्षों के पवित्र मानते हैं। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल के बारे में देखें, जिन्होंने महुआ और कदम पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा बिहार में आम इमली का पूजा होता है। इसी तरह से और भी बहुत सी जातियाँ अपने पूज्य पेड़ों को आसानी से काटने नहीं देती हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन प्रतीक मानकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे पशु पक्षियों में बंदर है, लंगूर है, शेर है, गरुड़ है, मोर है, विशेषकर उल्लेखनीय है और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है। आपको पता होगा जल क्या है, पृथ्वी का जो प्रतिशत है तो उस पर 70% क्या है, जल ही जल है, जबकि 30% पे ही भूमि है। फिर भी उसके बावजूद जल दुर्लभता है। जल दुर्लभता क्या कहलाता है ये देखते हैं। यद्यपि प्रकृति में असमाप्त होने वाला उपहार है जल, है ना, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग, दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल दुर्लभता का मतलब क्या है, पीने योग्य जल की कमी, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब इस स्थिति को कहेंगे जल दुर्लभता। तो इसका कारण क्या क्या है। संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका केवल 2.5% ही मीठा पानी। मीठा पानी कहने वाले फ्रेश पानी। फ्रेश पानी जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसा पानी है जो जिसमें लवण की मात्रा बहुत ही कम है या फिर ना है, ठीक है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। यानी कि हम जो 2.5% है उसका 70% ये क्या है, पहाड़ों में बर्फ के रूप में है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम है। यानी जो 30% बचा हुआ है
जो 2.5% है उसका ही हम प्रयोग करते हैं। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। यानी कि जितनी उपलब्धता है और उसमें देखा जाए प्रति व्यक्ति, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में कंटिन्यू वृद्धि देखी जा रही है। जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो खेती के लिए जो भी पानी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो खेती ही है। तो ज़्यादा सिंचाई करने के कारण भी क्या होता है कि जल स्तर में कमी देखी जाती है, पानी कम होता दिखता है। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। यानी कि प्रतिदिन अगर उद्योग बढ़ रहे हैं, यानी औद्योगिक संख्या बढ़ रही है, तो उसमें पानी की भी आवश्यकता बढ़ रही है। कई उद्योग ऐसे हैं जहाँ पे पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कागज उद्योग, इस्पात उद्योग इत्यादि। शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। आप देखोगे शहरों में पानी गाँव से ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके कारण पानी की कमी वहाँ ज़्यादा देखी जाती है। शहरों में आप देखोगे बेंगलोर, कर्नाटक के आसपास जितने भी क्षेत्र है, साउथ में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की कमी देखी जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या करना। आपको पता है कि राजस्थान कैसा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क का मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पानी का अभाव सदा ही एक समस्या बना रहता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान में विभिन्न भागों में देखने मिलते हैं। राजस्थान में कुछ मानव झीलें और सरोवर इस प्रकार है। 11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल, उदयपुर में पिछौला और उदय सागर का निर्माण, जैसलमेर में गढ़सीसर और अजमेर में अनासर, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रह और अभियांत्रिकी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। यानी कि ये सब क्षेत्र क्या है, यहाँ पर राजस्थान में बनाए गए हैं ये सब झील, ये सब जगह, ये सब तालाब। ये पर्यटन समय की कसौटी पर खड़े उतरे और हमारे विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियाँ यानी कि सीढ़ी वाले कुओं का निर्माण किया गया। बावलियाँ क्या होती है? एक प्रकार की गुफा होती है जिसके अंदर पानी होता है और इसका अंदर जाने का रास्ता एक सीढ़ी से होकर जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, वो तरीके क्या क्या हैं? तरीके में तो एक पहले देख लिया मैंने, तालाब बनाया गया है, एक झील बनाया गया है, इस तरह से। इसके अलावा प्राचीन में देख लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान के शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी पीने के लिए संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जिसे टाँका कहते थे, होता था। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर हो सकता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा टाँका था। इसको आप राउंड फिगर में बोल सकते हो। 6 मीटर गहरा होगा, 4 मीटर लंबा होगा और 2 मीटर चौड़ा टाँका। टाँका मतलब भूमिगत टैंक। टाँका यहाँ सुविकसित छत्र वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर के भूमिगत टंका में जाता था, जहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, यानी कि उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद जो वर्षा का जल होता था उसे संग्रहण किया जाता था, क्योंकि यह पानी शुद्ध और स्वच्छ होता था। इस तरह से वर्षा जल संग्रहण प्राचीन भारत में किया जाता था। ये भी जो क्वेश्चन है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धतियों का आधुनिक काल में अपना जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसका आंसर है। बस इसमें क्या है कि जो भी तरीका हम पुराने ज़माने में अपना रहे थे वही सेम अभी हम मॉडर्न ज़माने में भी अपना रहे हैं। और इसका अच्छा खासा उदाहरण कहाँ है? शिलांग और तमिलनाडु की छत पर वर्षा जल संग्रहण की विधि। तमिलनाडु में हर घर में यह कंपलसरी या अनिवार्य कर दिया गया है कि वर्षा जल संग्रहण विधि होनी ही चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की अति आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों को लिखें। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसे परियोजनाएं हैं जिसमें बाढ़ का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे अन्य चीज़ भी उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होता है। जैसे उनसे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी है। जो भूमि पहले उसर पड़ती थी, नहरों द्वारा उन्हें पानी पहुंचाने से अब उनकी सिंचाई होने लगी है। लाखों क्विंटल अनाज पैदा होने लगे हैं। इन बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों की बर्बादी से बचाने में विशेष योगदान दिया। इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवनदान मिल गया है। तो ये बांध ही है, बहुउद्देशीय परियोजना कुछ नहीं, एक बहुत बड़े बांध का निर्माण है, जिसके कारण ये सारे बाढ़ का रुकना, पानी पहुँचाना, सिंचाई की सुविधा बढ़ना
ये सारी चीज़ होता है। और अकाल और भूखमरी को भी कम करता है। कैसे कम करता है? सिंचाई बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के कारण सूखे जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अब भूख और अकाल के कारण लोगों की संख्या मरने में कमी आई है। तो ये किसके कारण है? तो बांधों के कारण। इन बांधों ने हमारे कारखानों चलाने, हमारी सुविधाओं के लिए बिजली पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बांध का प्रयोग हम बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। बिजली के बिना ना हमें आवश्यक चीज़ें ही उपलब्ध होती है और ना ही हमारा जीवन इतना संपन्न और सुखी हो पाता। तो ये भी हमारा पॉसिबल हुआ है इस बहुउद्देशीय परियोजना के कारण ही। इसके अलावा मछली पालन इसमें किया जा सकता है। अधिक उपज और कारखानों से अधिक माल तैयार होने पर वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई है। तभी तो पंडित नेहरू ने इन बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने कहा है? तो पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की 4 हानियाँ लिखें। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन जो किया उसमें 4 लाभ थे, अब 4 हानियाँ हैं। तो 4 हानियाँ क्या क्या है? पहला कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भारी पैमाने पर स्थानीय गरीब लोग विस्थापित होते हैं, क्योंकि एक इसमें क्या होता है कि एक बांध बनाया जाता है तो यहाँ पे पहले से लोग रह रहे होते हैं, तो उन लोगों को हटा करके विस्थापित किया जाता है, तब जाके ये प्रोग्राम, ये जो परियोजना है ये स्टार्ट होता है। स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव, नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए त्याग देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये उनकी ज़मीन होती थी पहले, यहाँ पे लोग वो खेती कर रहे होते थे, यहाँ पे वो बचपन से गुजार रहे होते थे, लेकिन इसके बावजूद ये बहुउद्देशीय परियोजना आने से इन्हें हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे देश की बेहतरी ही होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया। अगर मान लेते हैं इस जगह पर कोई लोग ना रह करके बहुत बड़े बड़े वन क्षेत्र होते हैं, तो उन वन क्षेत्रों को भी यहाँ पे क्या किया जाता है कि काट करके हटा दिया जाता है, जिसके कारण वनों का क्षरण होता है और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव होता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों में वहाँ मौजूद वनस्पति भूमि जल में डूब जाती है और कालांतर में अपघटित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर बाढ़ के मैदान में अगर बनाया गया है जलाशय मतलब बांध, तो वहाँ मौजूद जितनी भी वनस्पति और भूमि है वो सब के सब क्या होगा, यहाँ पे अगर बांध बनाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा यहाँ पे मौजूद जितना भी वनस्पति है, भूमि है, वो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो पानी के अंदर रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। किसी स्थिति में बांध के टूट जाने से सीमावर्ती इलाका भी जलमग्न हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बांध है। तो अगर ये टूट जाता है किसी कारण से तो क्या होगा, बहुत बड़े क्षेत्रों में पानी फैलेगा और पानी फैलने के कारण अचानक से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इसके 4 हानियाँ हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। तो इसमें क्या क्या देखना है? बट यहाँ पे बोल रहा उत्पादन वृद्धि में और सरकार द्वारा किए गए उपाय, तो ये बताना। तो हमारा सरकार द्वारा पहला जो उपाय किया गया है वो किया गया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कई जमींदार थे और उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन का कट्ठा मतलब ज़मीन होते थे, कई एकड़ों में, है ना। तो सरकार ने क्या किया है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन काश्तकार को जमीन का मालिकाने का अधिकार दे दिया गया। भूमिहीन काश्तकार का मतलब क्या है, ऐसे मजदूर, ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है और वो खेती कर रहे हैं, यानी कि वो भूमिहीन मजदूर है। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को निश्चित करने के लिए जोत का अधिकतम सीमा भी निश्चित किया गया, यानी कि कोई जमींदार कितना जमीन रखेगा मैक्सिमम वो भी तय कर दिया गया, और वो कौन किया है, वो सरकार किया। अगला सुधार क्या है, खेतों की चकबंदी। इससे पहले अधिकतर किसानों के पास प्राय छोटे छोटे बिखरे हुए खेत होते थे, जैसे कि मान लेते किसी का एक यहाँ खेत है तो एक यहाँ खेत है, एक यहाँ खेत है, इस तरह से कई छोटे छोटे बिखरा हुआ करता था। तो चकबंदी करने वाला क्या है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, इसको एक ही जगह इकट्ठा करके इतना बड़ा जमीन दे दिया जाता है। यानी कि ऐसी भूमि की जोत प्राय आर्थिक रूप से अलाभकारी सिद्ध होती थी, यानी कि यहाँ अलग खेती करें, यहाँ अलग खेती करें, यहाँ अलग खेती करें, जिसके कारण ये होता था कि यहाँ पे मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। जब मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाएगा तो उत्पादन भी कम होगा। इसलिए सरकार ने अत्यधिक सोच विचार द्वारा इस प्रकार के छोटे और बिखरे हुए खेतों की चकबंदी की और किसानों को कई प्रकार के अनावश्यक परेशानियों से बचाया। अब किसान को यहाँ से यहाँ जाने में आने में बहुत समय लगेगा, वो उससे भी इसको छुटकारा मिला। तो यानी कि सरकार ने यहाँ बहुत हद तक किसानों की मदद की। इसके बाद है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कहने का मतलब क्या है कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इसी में से सबसे इम्पोर्टेंट है जो ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी नहर। इसी के तर्ज पर सरकार ने कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे नहर बनाए गए। खाद और उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन। सरकार ने कई कारखाने खाद और उर्वरकों के निर्माण के लिए खोले ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो सके। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये भी सरकार द्वारा किया गया। अगला है कि आधुनिक खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। खेती विशेषकर गेहूं की खेती में आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशरों आदि का प्रयोग से भी खेती उत्पादन में वृद्धि की गई है।
इन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से न केवल समय की बचत हुई है वरन चोरी चकारी आग आदि लगने तथा वर्षा से फसल खराब होने की संभावना भी बहुत कम हुई है। तो ये सब सरकार के द्वारा किया गया उपाय है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को वर्णन करें। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ, निर्वाह कृषि क्या कैसा होता है? जीवन जीने के लिए जो खेती की जाती है। निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि क्या तेजी से विकास हुआ। पहले हम क्या करते थे? सिर्फ निर्वाह कृषि करते थे, यानी कि जीवन जीने के लिए जो कृषि कर सकते थे, जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतनी ही खेती करते थे। लेकिन वैश्वीकरण के कारण हमने व्यापारिक कृषि भी तेजी से की है। व्यापारिक कृषि मतलब जो केवल स्पेशली कहीं निर्यात करने के लिए, किसी को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसी खेती को बोलते हैं व्यापारिक कृषि। जैसे कि रबड़ का उत्पादन, जूट का उत्पादन, ठीक है, इसके अलावा नारियल का उत्पादन, ये सब क्या है? ये सब व्यापारिक कृषि की फसलें हैं। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसल उत्पादनों में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद का निर्यात में वृद्धि हुआ। उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ गई है। ये जो उत्तम बीजों का प्रयोग स्टार्ट हुआ है, ये सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भारत में जानते हैं। भारत में उत्तम बीजों का ही प्रयोग किया गया। ये कहाँ से आए थे? ये विदेशों से आए थे। और ये पॉसिबल किस कारण से हुआ? तो वैश्वीकरण के कारण हुआ। अतः किसानों को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की किन्हीं 4 लो अयस्क पेटियों का व्याख्या करें। तो भारत का 4 लो अयस्क पेटियों में सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा और झारखंड का पेटी। उड़ीसा झारखंड का पेटी कहने का मतलब है बेल्ट, यानी कि जो लो अयस्क के क्षेत्र हैं वो उड़ीसा झारखंड में फैले हुए हैं, उसको एक साथ जोड़ करके बोलते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इस बेल्ट में क्या है कि उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, जो कि मयूरभंज और केंदुछर जिलों में बादाम पहाड़ियों के खदानों से निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि झारखंड में हेमेटाइट टाइप का मिलता है, बादाम पहाड़ी झारखंड में है, मयूरभंज और केंदुछर ये इलाके हैं जहाँ से लोह अयस्क निकाला जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किन्हीं 2 लोह अयस्क क्षेत्रों का नाम बताएं, तो आप बोल सकते हो मयूरभंज और केंदुझर। इसके अलावा और भी सारे अभी पढ़ने जा रहे हैं लोह अयस्क के ही वो सारे क्षेत्र हैं। इसे सन्निध झारखंड के सिंहभूम में गुआ और नुआ मुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो गुआ और नुआ मुंडी कहाँ है? ये झारखंड में है। इसके अलावा दूसरा बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी में मिलता है और यह अति उच्च किस्म है, यानी कि ये भी हेमेटाइट ही मिलता है। यहाँ पे जो लोह अयस्क है वो हेमेटाइट किस्म का है। अच्छा, क्या आपको पता है लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। इनमें से इस्पात बनाने का आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापत्तनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी कि यही जो क्षेत्र है यहाँ का, जो विशाखापत्तनम है, यहाँ से नज़दीक पड़ता है, जहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। ये कर्नाटक का पेटी है, ठीक है। यहाँ पे भी लोह अयस्क मिलता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात की इकाई है। यानी कि कुद्रेमुख से जो भी लोहा निकाला जाता है उसको क्या किया जाता है? उसको निर्यात कर दिया जाता है। कुद्रेमुख संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लोह अयस्क कर्दम रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। यानी कि ये जो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर पेटी है, इसका जो निर्यात होता है उसका वो कौन से पतन से होता है? तो मंगलोर के पतन से होता है। और यहाँ का जो कुद्रेमुख की खान है वह स्पेशली निर्यात के लिए जानी जाती है। अगला पेटी है महाराष्ट्र गोवा की पेटी। यह पेटी जैसे कि नाम से पता चला गोवा महाराष्ट्र में फैला हुआ है और यहाँ पे जो रत्नागिरी जिले है यहाँ से सबसे ज़्यादा लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमा गोवा पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो मारमा गोवा ये महाराष्ट्र गोवा के पेटी के लिए निर्यात का स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो जैसा कि पता है कि किसी भी चीज़ को संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो सीमित है और वो खत्म हो सकती है। तो किस तरह से हम कह सकते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो ये समझ लेते हैं कि खनिज को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका संरक्षण का 3 विधि दिया गया, जिसमें से पहला है कि खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। सुनियोजित करने का मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में हम इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए।
यानी कि जिस स्थान पर हम खनिजों के अलावा और कोई चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, हमें वहाँ उसी अन्य चीज़ का उपयोग करना चाहिए, ना कि खनिज क्योंकि लिमिटेड है, ये खत्म हो सकते हैं। जहाँ संभव हो धातु का चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गलाकर सोना बनाना। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताएं। तो परंपरागत ऊर्जा क्या है? परंपरागत ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जो हम पहले से यूज करते हैं, जैसे कोयले से मिलने वाली ऊर्जा, पेट्रोलियम से मिलने वाली ऊर्जा, प्राकृतिक गैसों से मिलने वाली ऊर्जा। दूसरा बोला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग हम वर्तमान में, मतलब हाल ही में, कुछ समय पहले, यानी कि 100 सालों के अंदर किए हैं। जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग, ये सब कैसे है? ये सब ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें अंतर हमें क्या जानना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है। तो यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसकी मात्रा सीमित होती है। ये भी प्राचीन काल से प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका महत्व आज ज़्यादा बढ़ गया। यह समाप्त होने वाला संसाधन है क्योंकि यह सीमित है, ये कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि यह असीमित है। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे और गोबर मलमूत्र से तैयार जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं बायोगैस ऊर्जा। ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा श्रेणी में आता है। इसके अलावा यह है कि ऊर्जा का यह सुविधाजनक बहुप्रचलित रूप है, यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इनका प्रयोग हम वर्तमान में भी कर रहे हैं, जबकि ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन इनका उपयोग बड़े पैमाने पर भी वर्तमान में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मेन रीज़न है ये महंगे होते हैं, जबकि ये जो परंपरागत है वो क्या है, अपेक्षाकृत सस्ते हैं। तो ये भी आप ई पॉइंट दे करके जोड़ सकते हो, ये सस्ते होते हैं, ये महंगे अपेक्षाकृत। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? समन्वित इस्पात उद्योग कहने वाला क्या है? इंटीग्रेटेड इस्पात उद्योग, यानी कि बड़े स्तर पर इस्पात उद्योग लगाया गया, जबकि मिनी मतलब होता ही है छोटा। तो छोटे इस्पात उद्योग से कैसे अलग है? इस उद्योग के क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे इनका सुधार किया जा सकता है? तो चलिए पहले अंतर देखते हैं। समन्वित इस्पात उद्योग आकार में मिनी इस्पात उद्योगों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कि पहले बताएं कि समन्वित इस्पात उद्योग बड़े आकार के हैं, मिनी इस्पात उद्योग छोटे आकार के हैं। समन्वित इस्पात उद्योगों में इस्पात से संबंधित सभी कार्य एक ही स्थान पे होते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स में होते हैं, यानी कि एक बड़ा बिल्डिंग होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के जितने भी इस्पात के काम है वो सभी हो रहे होंगे, यानी कि एक ही कॉम्प्लेक्स में होते हैं। जबकि मिनी इस्पात उद्योग में अलग अलग होता है, यानी कि रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है और इसे संकलित इस्पात उद्योगों से मिलता है, यानी कि ये अपने से इस्पातों को अलग करके ये खुद से नहीं बना रहे, बल्कि ये दूसरे जगह से ला रहे हैं। अगला है कि समन्वित इस्पात उद्योग कारखाने में सभी प्रकार के इस्पात तैयार होता है, वहीं मिनी इस्पात कारखाने में केवल मृदु और मिश्रित इस्पात का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसकी समस्याएं असल में क्या है, जो कि ये क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ रहा था कि पहला अंतर क्या है, दूसरा समस्याएं क्या है और तीसरा इसका सुधार क्या हो सकता है। तो पहला अंतर हम देख लिए, दूसरा देखते हैं। तो अब इसकी समस्याएं देखते हैं। पहला समस्या है कि इसको चीन जैसे इस्पात निर्यातक देशों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है। आपको पता है चीन जो भी सामान बनाता है वो सस्ते दरों पर बनाता है और उसको किसी भी देश में दे देने पर वो सस्ते दामों पर बेच सकता है, इसलिए इसकी प्रतिस्पर्धा का भी मुकाबला करना पड़ता है। साथ ही साथ इससे उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धि का भी सामना करना पड़ता है। उच्च लागत करने का मतलब क्या है कि लो इस्पात के उत्पादन में इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, अगर उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस स्टील की, उस इस्पात की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण लोग खरीदना कम करेंगे। अविकसित अवसंरचना भी इसके मार्ग में कई रुकावटें पैदा करता है, यानी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लो एस्क तो हैं लेकिन वहाँ से निकालना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसका खर्च और बढ़ जाता है। कम श्रमिक उत्पादकता भी एक समस्या है, यानी कि श्रमिक तो है लेकिन उसकी उत्पादकता क्या है, कम है, तो ये भी एक समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति भी इसके लिए कठिनाई पैदा कर सकती है, यानी कि ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति भी एक इसके लिए समस्या है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुधार कर सकते हैं? तो पहला ये कि उदारीकरण ने इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। निजी क्षेत्र में अनेक उद्यमों ने भी अपने प्रयत्नों से इस उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी इस उद्योग को पनपने में काफ़ी सहायता मिली। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला विदेशों से जो पैसे आते हैं तो वो भी क्या कहता है, इस प्रकार के उद्योगों को पनपने में मदद करता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई और अहमदाबाद में अधिक केंद्रित है, ऐसा क्यों है? इसका कारण बताइए। तो इसका पहला कारण है कि कच्चे माल की प्राप्ति। महाराष्ट्र और गुजरात की काली मिट्टी में कपास बड़ी मात्रा में मिल जाता है और सूती वस्त्र का जो कच्चा माल है वो क्या है, वो कपास ही है। दूसरा जलवायु।
ये केंद्र समुद्र के निकट स्थित है, जहाँ सम और आर्द्र जलवायु धागा काटने और चुनने के लिए प्रयुक्त है। तो ये एक रीजन है कि क्यों मुंबई और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है। तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह की सुविधा। उत्तम किस्म की कपास उद्योगों के लिए विदेशी मशीन विदेशों से आयात करने और तैयार माल या सिले सिलाए कपड़े सूती कपड़ों को निर्यात करने के लिए मुंबई बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि बंदरगाह का नज़दीक होने के कारण ये सारी सुविधाएं इसको मिलती है। अगला पॉइंट है कि यातायात और शक्ति के संसाधनों की सुविधा। ये दोनों केंद्र देश के अन्य भागों से रेल और सड़क वायु मार्ग तीनों प्रकार के संसाधनों से जुड़े हुए हैं। यहाँ ताप विद्युत और जल विद्युत का विकास से शक्ति के संसाधन उपलब्ध हैं। अतः सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक इन क्षेत्रों में हुआ है। ये 4 कारण आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात उद्योग केवल प्रायद्वीपीय भारत में क्यों स्थित है। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 3 कारण क्या क्या है। पहला कारण देख लेते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता। भारत में लोह उद्योग का कच्चा माल भारी मात्रा में उपलब्ध है और अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए लोह उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र के निकट ही स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो है वो क्या होता है 10 किलो अगर लाया जाता है तो वो बाद में बन करके वो 5 किलो तैयार होता है। यानी कि इसमें क्या होता है भार घटता है। तो ये कच्चे माल के पास ही लगाया जाना इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। प्रायद्वीपीय भारत लोहा मैग्नीज चूना पत्थर आदि खनिजों का धनी है। इसलिए भारत में पहला कारण यही है कि भारत में ये उपलब्ध है। दूसरा जलापूर्ति। इन उद्योगों में जल की अधिक मात्रा का उपयोग होता है। इसलिए ये जो नदियाँ हैं दामोदर महानदी गोदावरी इसकी सहायक नदियाँ, तो इन्हीं के किनारे ध्यान रख करके लगाया जाता है। मैंने पहले बताया है कि ये क्या भार घटाने वाला उद्योग है। तो यानी कि यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कच्चे माल हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ बह रही हो और ऐसा क्षेत्र जहाँ शक्ति संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पर क्या होगा ये इस प्रकार के लोहा और इस्पात उद्योग लगेंगे। तो इसके अलावा जो भी कारण देख लेते हैं। इसके अलावा तीसरा है शक्ति के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन के रूप में कोयला और जल विद्युत का अधिक उपयोग होता है, जो इस क्षेत्र में अधिक मौजूद है। अगला है कि परिवहन व्यापार। इस क्षेत्र में सड़क रेल मार्ग का अच्छा विकास हुआ है, साथ ही समुद्र पतन का भी विकास हुआ है। जैसे कि ये जो सुविधाएं कोलकाता विशाखापट्टनम चेन्नई मुंबई, यहाँ से क्या होता है इनका निर्यात किया जा सकता है आसानी से। और सबसे अंतिम है सस्ते श्रमिक, और सबसे इंपॉर्टेंट घनी जनसंख्या के कारण यहाँ सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण इनकी कीमत में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। जब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है तो इससे जो इस्पात बनता है वो सस्ता किस्म का होगा। जब सस्ता किस्म और अच्छा क्वालिटी मिलेगा तो लोग इसे ही पसंद करेंगे ना। तो यही कारण है कि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर ज़्यादा लगे हुए हैं। कर्नाटक के 2 लौह और इस्पात संयंत्र के नाम भद्रावती और विजयनगर है। पश्चिम बंगाल के 2 इस्पात का नाम है बर्नपुर और दुर्गापुर। तो ये 2 ऐसे क्षेत्र जहाँ 2 लौह इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। जिस तरह से लौह उद्योग के लिए कच्चा माल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही जूट मिल के लिए भी कच्चा माल इंपॉर्टेंट होगा। और जूट जो बनता है वो पटसन से बनता है। इसलिए ये जो पटसन की खेती सबसे ज़्यादा जहाँ होती है वो पश्चिम बंगाल है, जो कि कच्चा माल है किसका, जूट का। एक तो ये रीज़न हुआ कि कच्चा माल पश्चिम बंगाल में जूट के लिए ज़्यादा मिलता है। दूसरा है कि कोलकाता एक बहुत बड़ा महानगर है, जिसके कारण पटसन से बनने वाली बोरिया वस्तुओं का खपत हो जाता है। यानी कि यहाँ पे यूज़ भी हो जाता है, यूटिलाइजेशन यहाँ पे पहले से मौजूद है। यानी कि इसके लिए बाहर से कोई मार्केट बाजार खोजने की जरूरत नहीं है। अगला है कि बंगाल में आबादी अधिक होने के कारण अन्य उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी तीसरा कारण क्या है, सस्ते मजदूर ही है। चौथा क्या है, यातायात के साधन। यानी कि कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का उद्योग के लिए कुछ भी पूछे तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बाजार, एक सस्ता श्रमिक और एक यातायात के साधन। यह सभी तरह के उद्योग के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ कच्चा माल जहाँ होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा ये उद्योग लगेंगे। अगला प्रश्न है कि रेलवे परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता को समझाइए। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 15 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बदलती प्रवृत्ति है उसको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति बदलती प्रवृत्ति का मतलब है ट्रेंड। ये जो ट्रेंड बदल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वो बताना है, और वो भी कब का, पिछले 15 वर्षों का। यानी कि 15 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो सभी बताना। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गुणात्मक और परिणात्मक बदलाव हुए हैं। वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ सेवाओं के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। सूचनाओं और ज्ञान का प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें कि सूचनाओं और ज्ञान प्रौद्योगिकी का जो लेवल है वो बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित कर रहा है। भारत में पिछले 15 वर्षों में निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है। यानी कि हम जितना निर्यात करते हैं उसकी तुलना में आयात ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी एक
फैक्ट है। एक समूह के रूप में भारी वस्तुओं का आयात में वृद्धि हुई है। चीन से आयात बहुत बढ़ गया। वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा जो डाटा जारी किया गया उसमें चीन से हमारा व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो भी चीन हमें ज़्यादा निर्यात करता है। अगला पॉइंट है कि कोयले के उत्पादन में अग्रणी देश में होने के बावजूद भारत पिछले कुछ वर्षों से कोयले का आयात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और वस्तुओं के आयात में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके अलावा रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी के उपकरणों के आयात में भी सरकार ने क्या बनाया, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत कुछ उपकरण सीधे आयात किए जाते हैं, बाकी निर्माण और बाकी का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, यानी कि स्वदेशी अपनाया जा रहा है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं कुछ 15 वर्षों में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।